तो मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा टाइफाइड फीवर के बारे में। एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था टाइफाइड फीवर के ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बने। तो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइफाइड फीवर क्या होता है, क्या टाइफाइड फीवर के सिम्टम होते हैं, क्या इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है और क्या इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कैसे हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट को टाइफाइड फीवर है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं टाइफाइड फीवर के ऊपर। तो अगर सबसे पहले बात करें हम टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड, तो दोस्तों टाइफाइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है ओरल रूट से आने के बाद। जब भी ओरल रूट से टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उससे 10 से 14 दिन के बाद हमें सिम्टम आने लगते हैं, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सिम्टम की, अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है तो हमें क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, कैसे हम क्लिनिक की कुर्सी पे बैठ के, हमारे डे केयर कुर्सी पे बैठ के या जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते पता करेंगे कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। तो सिम्टम की बात करें, सिम्टम में पेशेंट को हेडेक रहेगा, पेशेंट को चिल्स रहेंगे, पेशेंट को फीवर रहेगा, इसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है, माइल्डिया हो सकता है, पेशेंट को मसल्स में पेन हो सकता है, पेशेंट को अर्थराइल्जिया हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं जैसे कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होना, नोजिया वोमिटिंग होना और ब्लोटिंग होना, उसके बाद वोमिटिंग कंटिन्यू बने रहना, एनोरेक्सिया होना, पेशेंट को भूख ना लगना, ये सिम्टम हमें देखने मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें जो फीवर होता है पेशेंट को टाइफाइड फीवर में, वो क्लासिकल फीचर होता है, उसमें पेशेंट को स्टेप लेटर फीवर होता है। स्टेप लेटर फीवर का मतलब फीवर ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है। पेशेंट को 24 घंटे फीवर बने रहता है, पेशेंट ऑलवेज फेवराइल रहता है, उसे हम स्टेप लेटर फीवर बोलते हैं। जैसे कि पेशेंट को फीवर 103 है तो 103 फीवर पेशेंट को है और पेशेंट का फीवर कम हुआ, पेशेंट का फीवर 101 तक आया, 100.9 फ़ारेनहाइट तक आया, वो कम हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड फीवर में पेशेंट को फीवर रहता है, फीवर हाई ग्रेड रहता है तो वो थोड़ा लो हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर फीवर बढ़ जाता है। तो फीवर कम ज़्यादा होना लेकिन नॉर्मल नहीं आना, पेशेंट 24 घंटे फेब्राइल बना रहता है, इसे हम स्टेप लेटर फीवर बोलते हैं। तो पेशेंट को टाइफाइड फीवर में स्टेप लेटर फीवर रहेगा, पेशेंट के अटेंडेंट कंप्लेन करेंगे, पेशेंट बोलेगा कि मुझे 24 घंटे फीवर रहता है, एकदम से बहुत तेज आ जाता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर फीवर आ जाता है, तो इसे हम स्टेप लेटर फीवर बोलते हैं। इसके बाद इसमें पेशेंट को रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया होता है। नॉर्मली फीवर आता है तो पेशेंट को टेकिकार्डिया होता है, लेकिन जब भी टाइफाइड फीवर का पेशेंट आपके पास आएगा तो उसमें आपको थोड़ा ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया से मतलब है कि पेशेंट का अगर पल्स रेट 80 का चल रहा है तो उसमें आपको 90 तक मिल जाएगा या 100 तक मिलेगा, इससे ज़्यादा उसमें पल्स रेट बढ़ा हुआ नहीं मिलता। नॉर्मली हमने फीवर में पेशेंट का पल्स रेट देखा है कि अगर 103 104 फीवर है तो पेशेंट का पल्स रेट चले जाता है कि 130 140 150 तक चले जाता है, लेकिन टाइफाइड फीवर में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको इसके सिम्टम के बारे में। अगर बात करें इसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की, अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ तो उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ओरल रूट होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। अगर किसी पेशेंट ने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, कंटामिनेटेड वाटर लिया तो उसके कारण पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट की कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो जीआईटी की, जीआईटी कोई सर्जरी हुई हो, या फिर कोई पेशेंट का लेक ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन है, अगर कोई हाथ अच्छे से वॉश नहीं करते, लेक ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन है जैसे कि अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में होता है, तो उसके कारण भी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसके बाद इसमें पेशेंट को हमें इस हिपेटोस्प्लेनोमेगाली देखने मिल सकता है, लीवर और तिल्ली का साइज बड़ा हो सकता है, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस नाक से खून आ सकता है, पेशेंट एपिस्टेक्सिस से भी प्रेजेंट कर सकता है आपके पास, जीआई ब्लीड से प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को जो है कि गैस्ट्रिक परफोरेशन हो जाता है, परफोरेशन होने के कारण पेशेंट को ब्लीड हो सकता है, पेशेंट के हाथ में छेद हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। ये मोस्टली जो होता है 4th वीक में होता है। ये सारे सिम्टम हमें जो देखने मिलेंगे, एपिटोमेगाली, एपिस्टेक्सिस, जीआई के सिम्टम, परफोरेशन, जीआई ब्लीडिंग, सारे हमें, अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है तो टाइफाइड फीवर बिगड़ चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर में हमें 4th वीक में हमें सिम्टम देखने मिलेंगे पेशेंट के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें होस्ट, तो ह्यूमन द ओनली नेचुरल होस्ट जो टाइफाइड फीवर का है, ओनली ह्यूमन को ही होता है, ह्यूमन ही इसका ओनली नेचुरल होस्ट है जो टाइफाइड फीवर होता है। अगर बात करें हम, जो टाइफाइड फीवर होता है वर्ल्ड वाइड मोर कॉमन इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया होता है रूरल एरिया की तुलना में, तो अर्बन एरिया में जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत पुअर होती है, जहाँ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का बहुत ज़्यादा इंटेक लिया जाता है, उस कंडीशन में उन लोगों को ज़्यादातर होता है। इसके बाद बात करें हम टेस्ट की, अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसमें हम क्या टेस्ट करेंगे, किससे पता करेंगे पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, तो इसमें एक उसका न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं आप, न्यूमोनिक होता है बासु, BASU, बासु, बासु से आप याद रख सकते हैं। बी से आपको पेशेंट का ब्लड कल्चर कराना है, जो कि फर्स्ट वीक में कराना है। फर्स्ट वीक में आप पेशेंट का ब्लड कल्चर कराएंगे तो 90% पॉजिटिव आएगा। बी से बासु में ब्लड कल्चर हुआ। ए से आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, एंटीबॉडी टेस्ट आपको सेकंड वीक में कराना है। जैसे ही पेशेंट को सेकंड वीक होगा टाइफाइड का तो उसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिससे कि हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो सेकंड वीक में पॉजिटिव आता है। BAS, एस से आपको कराना है स्टूल कल्चर, स्टूल जो कल्चर कराएंगे आप उसको थर्ड वीक में कराएंगे आप, थर्ड वीक में आपको स्टूल का कल्चर कराना है। अगर किसी पेशेंट को आप अच्छे से
टाइफाइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छे से आपको देखना है अच्छे प्रैक्टिशनर बन के। उसके बाद यू आता है, यू से यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर आपको 4th वीक में कराना है, तो 4th वीक में आप जब यूरिन कल्चर कराएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से आपको टेस्ट करना है। उसके बाद आपको रूटीन टेस्ट करना है और आपको एक ब्लड विडाल टेस्ट करना है। जब भी हम ब्लड विडाल करते हैं दोस्तों, तो ब्लड विडाल 1:40 और 1:80 तक नॉर्मल इसका टाइटर होता है, नॉर्मल ये रेंज होती है। अगर किसी पेशेंट का 1:40 या 1:80 आता है तो आपको उसे पॉजिटिव नहीं मानना है, वो नॉर्मल लेवल है, उसका नॉर्मल रेंज है। टाइटर क्या होता है, जैसे कि हम किलोग्राम को तेल को जो किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम जो इकाई होती है और जो केजी होता है और जो स्केल होते हैं, इसी तरह से टाइफाइड फीवर को नापने के लिए टाइटर का यूज़ किया जाता है। तो टाइटर एक इकाई है, टाइटर एक माप की उसकी इकाई है। तो 1:40 1:80 नॉर्मल होता है। अगर आपका ओवर एज 1:60 160 या 1:180 या 1:320 आता है तो ही आपको उसको पॉजिटिव बोले। तो इस तरह से आपको विडाल का इंटरप्रेट करना है। इसके बाद हम इसमें रूटीन टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी। सीबीसी में हम काउंट देखना होते हैं, प्लेटलेट देखना है कम या ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल देखना है, न्यूट्रोफिल हमें बड़े मिलेंगे, लिम्फोसाइट बड़े मिलेंगे टाइफाइड फीवर के अंदर। इसके बाद अगर पेशेंट का टाइफाइड अनकॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, परफोरेशन की साइड जा चुका है, पेशेंट को जीआईटी सिम्टम आने लगा तो काउंट बड़े हुए मिल सकते हैं हमें। इसके बाद आपको एलएफटी कराना है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है, स्टोमेगली वगैरह हुआ पेशेंट को 4th वीक में, तो यूरिन कल्चर कराना है आपको। सीआरपी कराना है, सीआरपी बढ़ा हुआ तो नहीं, क्योंकि टाइफाइड में सीआरपी आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो इस तरह से आपको रूटीन टेस्ट कराना है टाइफाइड के फीवर में अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया टाइफाइड फीवर क्या है, सिम्टम क्या है, क्या इसमें हमें देखने मिलेगा और कल्चर किस तरह कराएंगे हमें, और क्या इसका न्यूमोनिक है बासु। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टाइफाइड का डिटेल में ट्रीटमेंट बताऊंगा। थैंक यू।